सरकारी नौकरी सिर्फ एक सपना नहीं, यह माँ-बाप की आँखों का गर्व है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और देखते हैं 7 जून के करंट अफ़ेयर को, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं अपने पहले करंट अफ़ेयर जो यहाँ पर भारत और किर्गिस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि हुई है यानी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। अगर इसके मुख्य बिंदुओं को देखें तो 14 जून 2019 को भारत और किर्गिस्तान के बीच नए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये नई संधि 5 जून 2025 से लागू होगी। वहीं ये 1997 में शुरू हुई पुरानी संधि को रिप्लेस करेगी जो 12 मई 2000 में लागू हुई थी। आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को कि आखिर यह महत्वपूर्ण क्यों है। पहला, आपका बेहतर निवेश सुरक्षा होगा यानी इन्वेस्टर के लिए फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, एक्सप्रोप्रिएशन से सुरक्षा और नेशनल और मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट जैसे मॉडर्न प्रोविजन इंक्लूड हुए हैं इसमें। वहीं दोनों देश अपने निवेश को अपने नेशनल कानून और पॉलिसी के अनुसार कंट्रोल करने का पूरा अधिकार रखते हैं। अगर पुरानी संधि के तहत किए गए निवेश अगले 5 साल तक सुरक्षित रहेंगे। ये संधि भारत और किर्गिस्तान के इकोनॉमिक टाइज़ को और गहरा बनाने और ज़्यादा निवेश अट्रैक्ट करने में मदद करेगी। आइए, अगर ये संधि भारत और किर्गिस्तान के इन्वेस्टर को बेहतर प्रोटेक्शन देगी, वहीं पॉलिसी मेकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी और बायलैटरल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को मजबूत बनाएगी। आइए देखते हैं किर्गिस्तान को, यानी कि किर्गिस्तान एक सेंट्रल एशिया कंट्री है, जहाँ पर कि 5 देश हैं, जिनमें से पहला है आपका कजाकिस्तान, दूसरा है उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, साथ ही साथ किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। आपको बता दें, कजाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री है। अब देखिए अराल सी कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोनों में लाई कर रहा है। वहीं कजाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वो कैस्पियन सी से भी लगा हुआ है। आइए जानते हैं इनके कैपिटल्स के भी बारे में। कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्थाना जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वहीं किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, तजाकिस्तान की दुशान्बे, तुर्कमेनिस्तान की अश्गाबाद और उज़्बेकिस्तान की ताशकंद। आपको बता दें कि इससे बनने वाले क्वेश्चंस भी आपको मैं कराता चलूँ। आइए देखते हैं आपके पहले सवाल को, जहाँ पर कि आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन-सा कंट्री सेंट्रल एशिया का पार्ट नहीं है। तो मैंने अभी आपको समझाया कि कजाकिस्तान आपका पार्ट है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, अज़रबैजान नहीं है, यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे पूछा गया है कि शंघाई यानी एससीओ का फाउंडेशन ईयर कब था? तो एससीओ का फाउंडेशन ईयर था 2001। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अराल सी यानी अराल सी लोकेटेड है सेंट्रल एशिया में, जो मैंने अभी आपको दिखाया भी, वो किस 2 कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि अराल सी 2 कंट्रीज़ उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के साथ शेयर करता है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँ अराल सी को। अब देखिए अराल सी मैंने बताया कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से कनेक्टेड है। तो आपको पता होना चाहिए उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, पूछा गया है कि फरगना वैली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फरगना वैली एक सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चरल एरिया है, यह कहाँ लोकेटेड है? तो यह लोकेटेड है उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान तीनों में। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहाँ आपसे हिस्ट्री से सवाल पूछा गया है कि सिल्क रोड वाज़ हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट बिकॉज़, ऐसा क्यों था? तो यह एशिया को यूरोप के साथ जोड़ता था। यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहाँ आपसे पूछा गया है कि कौन-सा सेंट्रल एशियन एम्पायर ने की रोल प्ले किया था, ताकि वो बुद्धिज़्म को स्प्रेड कर सके चाइना में, तो वो था कुशन एम्पायर। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहाँ पर तापी पाइपलाइन से पूछा गया है सवाल। तापी यानी कि आपको पता होना चाहिए, तापी का मतलब ही होता है तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की ओर देखते हैं, बोलता है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कनेक्ट करता है इंडिया और सेंट्रल एशिया को वाया। तो बता दें इसका उत्तर होगा ईरान के थ्रू। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि द श्रिंकिंग ऑफ द अराल सी इन द सेंट्रल एरिया इज़ प्राइमरली ड्यू टू, आपको पता है इसका कारण था ओवर यूज़ ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स फीडिंग रिवर फॉर इरिगेशन। क्लाइमेट चेंज इस सवाल का सही उत्तर नहीं होगा। वहीं आपको आखिरी सवाल पता होना चाहिए कि जो पामीर माउंटेन है, उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको नाम से जाना जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि पामीर माउंटेन कहाँ पर स्थित है?
तो आपको पता होना चाहिए यह ताजिकिस्तान में स्थित है। आशा करते हैं इस करंट अफ़ेयर से आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर पे जहाँ पर कि नोबेल नैनोज़ाइम और एक्सेस प्लॉटिंग से संबंधित एक रिसर्च पब्लिश हुआ है। आपको बता दें कि जो कॉन्सेप्ट है नोबेल नैनोज़ाइम का जो एक्सेस क्लॉटिंग से प्रिवेंट करता है, वह नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू उसमें कुछ एडवांसमेंट हुए हैं आप जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आइए जानते हैं इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को। उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि यह जो आविष्कार है या रिसर्च है, यह किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा। आप याद रखेंगे इसको IISC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा। आइए जानते हैं रिसर्च में क्या कहा गया है। रिसर्च में जान लेते हैं पहले नैनोजाइम क्या होता है। देखिए नैनोजाइम बेसिकली एक नैनो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, यानी बहुत छोटी पार्टिकल जो एंजाइम जैसे काम करते हैं। एंजाइम वो प्रोटीन होते हैं जो बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। वहीं नैनोजाइम्स भी कुछ वैसे ही रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल होते हैं और नेचुरली एंजाइम से ज़्यादा स्टेबल और ड्यूरेबल होते हैं। वहीं एक्सेस क्लॉटिंग क्या है ये भी समझ लीजिए। ब्लड क्लॉटिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि चोट लगने पर आपको खून को रोकता है, लेकिन जब ब्लड वेसल्स में क्लॉट बिना वजह या ज़्यादा बन जाता है तो वह ब्लड फ्लो ब्लॉक कर सकता है। इस कंडीशन को एक्सेस क्लॉटिंग या थ्रोम्बोसिस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्रोम्बोसिस। ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक या पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसे सीरियस प्रॉब्लम का रीज़न बन सकता है। आइए जानते हैं नैनोजाइम कैसे एक्सेस क्लॉटिंग को रोकता है। तो अगर देखिए एक्सेस क्लॉटिंग की बात करें तो नैनोजाइम स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है जो टारगेट ब्लड क्लॉट को फॉर्मेशन के प्रोसेस को ये नेचुरल एंजाइम्स जैसे प्लाज्मिन या फिब्रिनोलिटिक एंजाइम की तरह काम कर सकता है जो क्लॉट को तोड़ते हैं। नैनोजाइम एक्सेस क्लॉट को ब्रेक करने में मदद करता है या फिर क्लॉट बनाने के सिग्नल को रोकता है। अब नैनोजाइम्स का फ़ायदा क्या है ये भी देख लीजिए। तो नैनोजाइम्स हाई स्टेबिलिटी है, यानी नेचुरल एंजाइम टेम्परेचर, पीएच या बॉडी के एनवायरनमेंट में ईज़िली डिग्रेड हो जाता है, लेकिन नैनोजाइम ज़्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब उनकी एक्टिविटी लॉन्ग टाइम तक बनी रहती है। वहीं इसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी नहीं वहीं इसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी यानी नैनोजाइम एफिशिएंटली केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं जो ज़्यादा इफेक्टिव क्लॉट ब्रेकडाउन में मदद करता है। वहीं टारगेटेड एक्शन इसका एक फ़ायदा पहुँचाने वाला रिसर्च है। नैनोजेन को स्पेशली डिज़ाइन किया जा सकता है, जिससे वो स्पेसिफिक जगह पर क्लॉट को ही टारगेट करे और नॉर्मल ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब ना करे। वहीं इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हैं। ब्लड थिनर जैसे मेडिसिन से कभी-कभी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, लेकिन नैनोजेन से ये रिस्क कम हो सकता है क्योंकि ये ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में काम करते हैं। आइए जानते हैं ये लाइफ सेविंग कैसे हो सकते हैं। जो पेशेंट हार्ट अटैक, स्ट्रोक या डीप वेन थ्रोम्बोसिस के रिस्क में होते हैं, उनके लिए ये नैनोजाइम एक सेफ़र और इफ़ेक्टिव ऑप्शन हो सकता है। ब्लड क्लॉट को कंट्रोल करने के लिए सर्जरी के दौरान भी क्लॉटिंग का रिस्क होता है, यहाँ नैनोजाइम यूज़फुल हो सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें पहले तो समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की ओर, जहाँ आपसे क्या-क्या पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि नैनोजाइम क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि नैनोजाइम एक नॉन मटेरियल एंजाइम लाइक एक्टिविटी करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंजीनियर्ड नैनो मटेरियल है दैट मिमिक द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द नेचुरल एंजाइम्स। पढ़ते हैं अगले सवाल पे जहाँ आपसे पूछा गया है कि एक्सेस क्लॉटिंग इन ब्लड वेसल कैन लीड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो मैंने अभी बताया थ्रोम्बोसिस। आपसे पूछा गया है कि हाउ डज नैनोजाइम प्रिवेंट एक्सेस क्लॉटिंग। मैंने बताया बाय मिमिकिंग एंजाइम्स दैट रेगुलेट क्लॉट फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन। अगले सवाल पे बढ़ते हैं जहाँ आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है वन मेजर एडवांटेजेस ऑफ नैनोजाइम ओवर नेचुरल एंजाइम। तो आपको बताया मैंने आखिरी में कि दे हैव हायर स्टेबिलिटी एंड कैटालिटिक एफिशिएंसी। कौन-सा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है ब्लड क्लॉट में? तो आपने खुद से भी पढ़ा होगा कभी ना कभी, जिसका नाम है फाइब्रिन। अगला सवाल पे चलते हैं कि मेजर रिस्क एसोसिएटेड क्या है ब्लड करंट ब्लड थिनिंग ड्रग दैट नैनोजाइम एम्स टू रिड्यूस।
तो इस सवाल का उत्तर होगा एक्सेसिव ब्लीडिंग से रोकता है। इस मेडिकल कंडीशन में नैनोजाइम प्रिवेंट करता है एक्सेस क्लॉटिंग, जो जहाँ पर वो पर्टिकुलरली यूज़फुल होता है। फिर से पढ़ दूँ एक बार कि इन व्हाट मेडिकल कंडीशन कुड अ नैनोजाइम प्रिवेंटिंग एक्सेस क्लॉटिंग बी पर्टिकुलरली यूज़फुल? मैंने बताया था डीप वेन थ्रोम्बोसिस में। आशा करते हैं यह टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले न्यूज़ में आपको बता दें कि माउंट एटना जो है फिर से इरप्ट हुआ है। जब टूरिस्ट सीज़न चल रहा था तभी सारे फ्लाइट्स को कैंसल कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि माउंट एटना जो है इटली में है। आप देखिए इटली के मैप को, इटली की राजधानी है रोम, और इटली जो है, इटली के अगर आप साउथ में देखेंगे तो आपको माउंट एटना दिखेगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट वोल्केनोज़ के बारे में। इम्पोर्टेंट वोल्केनोज़ में अगर आप याद करना चाहेंगे तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, इस पर एक सवाल ज़रूर आएगा, माउंट वेसुवियस कहाँ है? तो वो भी इटली में है। वहीं माउंट एटना अभी-अभी बताया इटली में है, वहीं माउंट फुजी जापान में है। किलौआ हवाई यूएसए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। वहीं क्राकाताओ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो सुंदा स्ट्रेट इंडोनेशिया में है। मौना लोआ यूएसए हवाई में है। सेंट हेलेन यूएसए में है। वहीं किलिमंजारो तंजानिया में है, मेरापी इंडोनेशिया में है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि निवेदो ये भी पूछा जाता है जो कोलंबिया में है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट वोल्केनोज़ ऑफ द वर्ल्ड जो आपको याद रखना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत का एकमात्र जो एक्टिव वोल्केनो है उसका नाम है बैरन आइलैंड, और यह बैरन आइलैंड अंडमान और निकोबार में है। तो साथ-साथ ये भी आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं वोल्केनोज़ पर एमसीक्यू जो आपके पुराने एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं या आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन-सा लार्जेस्ट वोल्केनो है अर्थ पे बाय वॉल्यूम? आपको पता होना चाहिए कि आपसे बाय वॉल्यूम पूछा है तो माउना लावा आपका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया कि माउना लावा हवाई यूएसए में है, ये भी साथ-साथ आप रिवाइज़ करते चलिए। आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार का वोल्केनो कैरेक्टराइज़्ड होता है लो विस्कोसिटी लावा और ब्रॉड जेंटली स्लोपिंग स्लेट में? यानी कि ऐसे वोल्केनोज़ को बोलते हैं सील्ड वैल्कोने। सील्ड वैल्कोने वोल्केनो आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहाँ आपसे पूछा गया है कि जो 8083 का इरप्शन हुआ था क्राकातोआ का, उसका कारण क्या था? तो आपको पता है कि इसका कारण था सिग्निफिकेंट ग्लोबल कूलिंग और सुनामी। वहीं आपको पता होना चाहिए कि क्राकातोआ जो है आपका इंडोनेशिया यानी सुंदा स्ट्रेट में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, जहाँ आपसे पूछा गया है कि माउंट फूजी एक आइकॉनिक सिंबल है जापान का, एग्ज़ाम्पल है किस तरह के वोल्केनो का? तो यह एग्ज़ाम्पल है स्ट्रेटो वोल्केनो का। स्ट्रेटो वोल्केनो का मतलब हो गया जिसका ये कैरेक्टराइज़ जो हम करते हैं सिमेट्रिकल ऊन शेप और एक्सप्लोसिव इरप्शंस के कारण, उसका नाम स्ट्रेटो वोल्केनो है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहाँ आपसे पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वोल्केनिक इरप्शन लेड टू द वाइड स्प्रेड एयर ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन इन यूरोप? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका नाम है ई जाफ जॉल आ जोकुल। यानी आपको मैंने यहाँ पे भी बताया था ई जाफ जाला जोकुल, यानी जो कि आइसलैंड यूरोप में है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहाँ आपसे पूछा गया है कि रिंग ऑफ फायर रेफर्स टू। आपको बता दें कि रिंग ऑफ फायर क्या है? एक सीरीज ऑफ एक्टिव वोल्केनो है जो इनसर्कल करता है पैसिफिक ओशियन में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। वोल्केनिक इरप्शंस ऑफ द माउंट पिनाटुबो इन 1991 हैड अ ग्लोबल इम्पैक्ट बिकॉज़। तो इसका कारण ये था कि इससे लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ, जिससे ग्लोबल कूलिंग हो गया टेम्परेरी स्तर पर। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका बी। आपसे पूछा गया है कि व्हिच कंट्री हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वोल्केनो? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आपको पता होगा कि इंडोनेशिया जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में पड़ता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज़ हैं। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि कौन-सा फॉलोइंग टर्म रेफर करता है वोल्केनिक मड फ्लो को? यानी किस टर्म से वोल्केनिक मड फ्लो को बताया जाता है? तो वो होता है लहर। आपको याद रखना है लहर। आपको बता दें कि लहर जो होता है एक डेंजरस मड फ्लो होता है जिसमें वोल्केनिक डिब्री होती है और वाटर होता है, और ये ट्रिगर होता है वोल्केनिक इरप्शंस जो कि ग्लेशियर के मेल्ट होने या फिर हेवी रेन्स की वजह से होता है। पढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहाँ आपसे पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वोल्केनोज इज कंसीडर डोरमेंट? यानी कि माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर स्थित है।
तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। तो आई होप आपको सारे प्रश्न आने वाले फ्यूचर्स में आप बना लेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर ट्राई सर्विसेज ऑल वुमेन सेलिंग एक्सपीडिशन सेशंस से रिटर्न हो गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरे डिटेल में। तो आपको बता दें इसके बारे में कि यह प्रोग्राम जो था 7 अप्रैल 2025 को मुंबई से स्टार्ट हुआ था। टीम ने लगभग 1800 नॉटिकल माइल्स, यानी कि दोनों तरफ अगर हम मिला देंगे तो 3600 नॉटिकल माइल का राउंड ट्रिप हो गया का सफ़र पूरा किया। पूरी जर्नी में 55 दिन समुद्र पे गुजारा गया टीम के द्वारा। आपको बता दें इसमें जो वेसल यूज़ हुआ था वो था IASV, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। वहीं इस टीम में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स की कौन-कौन सी महिलाएँ थी आपको बता दें। तो लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा, माज करमजीत, माज तान्या, यानी मेजर तान्या, कैप्टन ओमिता, कैप्टन डॉली और कैप्टन प्राजक्ता इंडियन आर्मी से थी। वहीं इंडियन नेवी से लेफ्टिनेंट प्रियंका थी। वहीं इंडियन एयर फोर्स से स्क्वाड्रन विभा थी, स्क्वाड्रन लीडर श्रद्धा थी और आरूबी और साथ-साथ वैशाली भी थी। आइए ऐसे चैलेंजेज़ जिन्होंने फेस किया बताते हैं। टीम ने ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स यानी स्क्वेल्स और स्ट्रॉन्ग मानसून विंड और इक्विपमेंट फेलियर्स के बावजूद सफ़र को पूरा कर लिया। सेशल्स में उन्होंने लोकल डिग्निटरीज़ और डिफेंस स्टाफ के साथ मीटिंग की। वहीं वापस आने पर इनका वेलकम भी इंडिया में बहुत ज़ोरों-शोरों से किया गया। इसका अगर इम्पोर्टेंस देखें तो यह नारी शक्ति का प्रतीक है और यह मिशन वुमेन एम्पावरमेंट का एक शानदार उदाहरण है। वहीं ट्राई सर्विसेज़ कोलैबोरेशन भी, यानी पहली बार नेवी, आर्मी और एयर फोर्स की वुमेन ऑफिसर ने एक साथ सेलिंग एक्सपीडिशन किया। वहीं सेशल विजिट से इंडियन ओशियन रीजन में इंडिया की मैरीटाइम प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग हो गई है। आपको बता दें, अगर आप सेशल्स के बारे में जानते हैं, सेशल्स इंडियन ओशियन में एक आइलैंड कंट्री है और बता दें कि सेशल्स की कैपिटल है विक्टोरिया। आपको बता दें कि आर्चिपेलागो जो इंडियन ओशियन में लोकेटेड है उसमें कुल 115 आइलैंड है, उनमें से एक है सेशल्स। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जहाँ आपसे पीवाईक्यू पूछा गया है। पूछा गया है कि आपसे मालाबार में कौन-कौन से कंट्रीज़ इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको पता होगा कि इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया और साथ में यूएसए भी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ 4 कंट्री का नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से 3 ही कंट्रीज़ को मार्क करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी आप लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं। चलिए, आपको बताते हैं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिया रशिया बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज़। आपसे नेवल एक्सरसाइज़ के बारे में पूछा गया है इंडिया और रशिया के। आपको पता होगा कि इंदिरा एक्सरसाइज़ यानी नेवी, एयर फोर्स और आर्मी तीनों फॉर्मेट में यह एक्सरसाइज़ होता है। तीसरा सवाल है आपसे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंडिया फ्रांस एयर फोर्स एक्सरसाइज़। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और फ्रांस के बीच गरुड़ एक्सरसाइज़ होता है। गरुड़ एक्सरसाइज़ होता है। आपसे पूछा गया है कि एनुअल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज़ कंडक्टेड बाय इंडिया, उसको क्या कहते हैं? तो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज़ को इंडिया में बोलते हैं इंदिरा, जो कि तीनों सेनाओं को मिला के किया जाता है। वहीं संप्रीति के बारे में पूछा गया है, तो हम बांग्लादेश के साथ संप्रीति करते हैं। वहीं वरुणा पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि वरुणा एक्सरसाइज़ किस कंट्री के साथ भारत करता है? तो वरुणा करता है भारत फ्रांस के साथ। आपको बता दें कि कौन-सा एक्सरसाइज़ फ़ोकस होता है एम्फीबियस वारफेयर पे और इन्वॉल्व होता है उसमें आर्मी, नेवी और एयर फ़ोर्स तीनों। तो आपको बता दें कि अगर तीनों एक्सरसाइज़ है, तो इसका नाम है कवच। मित्र शक्ति, आपको पता होना चाहिए कि मित्र शक्ति भारत किसके साथ कंडक्ट करता है, तो वह है श्रीलंका के साथ। वहीं इनमें से कौन-सा ट्राई सर्विस एक्सरसाइज़ नहीं है? युद्धाभ्यास, इंदिरा, ट्रोपेक्स या गगन शक्ति। गगन शक्ति आपको एयर फ़ोर्स का एक्सरसाइज़ है। पश्चिमी लहर के बारे में आपसे पूछा गया है कि पश्चिम लहर का क्या था? तो ये था नेवल ऑपरेशन ऑन द वेस्टर्न सीबोर्ड। आशा करते हैं ये भी आपको करंट अफ़ेयर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ अन्य खबरें भी देख लेते हैं, जो यहाँ पर कि पीएम मोदी ने 200 इलेक्ट्रिक बसेस को दिल्ली में एनवायरनमेंट डे के दिन दिया है। वहीं आईआईटी और एम्स, आपसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि आईआईटी और एम्स ने किस आईआईटी ने और एम्स ने एस्टैब्लिश किया है सेंटर टू रिसर्च एआई इन हेल्थ केयर, तो आपको बताना पड़ेगा आईआईटी दिल्ली। और एक और सवाल जो शिवराज सिंह चौहान ने
पार्टिसिपेट किया है नेशनल एग्रो रिन्यूएबल एनर्जी समिट 2025। कहाँ हुआ है आपसे यही पूछा जाएगा इस सवाल से, तो आपको पता होना चाहिए कि वो है नई दिल्ली। आशा करते हैं आपको आज के सारे करंट अफेयर्स समझ में आ गए होंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सरकारी नौकरी लेते रहिए। थैंक यू।